सर स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो फटाफट से देख लेते हैं थोड़े ही पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में। तो जरा जान लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो बहुत आसान है बच्चों समझना। देखो अल्कीन्स जो होता है वो एक नॉन पोलर टाइप कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बताओ बता। नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं या फिर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये वीकली पोलर होते हैं। होता है थोड़े से पोलर ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड एवरीथिंग, बट वीकली पोलर होंगे। इतने ज्यादा पोलर नहीं होंगे कि इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या ऐसे कोई टाइप के भी इंटरेक्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वीकली पोलर और नॉन पोलर होने की वजह से सारे के सारे जो अल्कीन्स होते हैं मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आप तो जानते हैं ये वाटर एक पोलर कंपाउंड है और ये नॉन पोलर है तो पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए सारे के सारे अल्कीन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अल्कीन्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से। क्योंकि देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑफकोर्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो एक दूसरे से ज्यादा एसोसिएटेड होंगे। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग यानी क्या ऐसा टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं, तो अगर हम बॉइलिंग कर रहे होंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सेपरेशन करने के लिए हमको जो हीट लगेगी, जो टेम्परेचर लगेगा वो भी ऑफकोर्स ज्यादा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, और दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। करेक्ट, अगर आपके कंपाउंड में ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी इसका मतलब उसका सरफेस एरिया घट जाएगा और सरफेस एरिया घट जाने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने अल्केन के दौरान भी डिस्कस किया था, वहां हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। सेम फंडा अल्कीन्स में भी चलता है, तो यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये रिलेशन ही काफी है कि अल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एंड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, आई शुड से नॉट ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेट अस सी वन एग्जांपल कि देखो अगर मैं कहता हूँ आपसे इथीन, अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रोपीन और अगर मैं आपसे कहता हूँ ब्यूटीन, ठीक है कुछ इस तरह से, तो बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की कैटेगरी ज्यादा रही होगी। तो आप कहेंगे देखो इसमें 4 कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका रहा होगा, उसके बाद इसका और फिर इसका। तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कर दिया। तो यहाँ हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि देखो अपने पास में 2 कंपाउंड है, एक का नाम है ब्यूट लेट अस से 2 और एक कंपाउंड है अपने पास में जिसका नाम है ब्यूट 1। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो बताइए मुझे किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का सेम है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी शुड कंसीडर इज नंबर ऑफ ब्रांचेस, राइट। अब देखो यहाँ तो ब्रांचेस भी नहीं है, यहाँ और यहाँ तो ब्रांचेस भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रांचेस से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए, ये जो अल्कीन है और ये जो अल्कीन है इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करिए। अगर आप यहाँ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। लेकिन वो डिफरेंस भी क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन आइटम निकालू तो कितना आ जाएंगे 6 और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम निकालू तो कितना आ जाएंगे 2। तो रिलेटिवली दिस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन दिस अल्कीन। तो ऐसा देखा जाएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली वेरी 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 स्लाइटली विल बी मोर देन दिस अल्कीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और तो और एक और फंडा होता है, जैसे मान लेते हैं ब्यूट 2, दिस इज ब्यूट 2। ठीक है, अब एक्चुअली ब्यूटीन जो है इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो लेट अस ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। तो देखिए एक मैं बनाता हूँ ट्रांस ब्यूटीन, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांस ब्यूटीन क्या है। ठीक है, मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत अब तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली 2 लेक्चर से पढ़ते ही आ रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है। एंड लेट मी मेक सिस ब्यूटीन। ठीक है, इस तरह से देखिए सिस ब्यूटीन, सही बात है। तो ये हो गया ट्रांस और ये क्या हो गया सिस। अब देखिए बेटा दोनों के दोनों ब्यूट 2 ही है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी दोनों में सेम है। ठीक है, तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम आना चाहिए था कि नहीं। बट हाउएवर वी नो कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे से अलग है, मतलब ये जो है इसका स्पेस में ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से और इसका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत बहुत कम असर पड़ेगा और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा।
पर वो माइनस का डिफरेंस भी तो रहेगा। अब वो क्यों रहेगा, उसका रीजन क्या है कि देखो अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से काफी दूर अरेंज है, देखो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज वेरी फार टू ईच अदर, और यहाँ क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हल्का हल्का रिपल्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड थोड़ा सा क्या हो जाता है, अनस्टेबल, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अनस्टेबल। और यहाँ पर भी रिपल्शन हो रहा होगा, बट इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम हो रहा होगा, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर जो रिपल्शन का फैक्टर हो रहा है ड्यू टू सेम ग्रुप्स, वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन आई एम सेइंग, ठीक है। और ये जो है इसकी स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा ही होगी, तो ये हल्का सा ज्यादा स्टेबल होने की वजह से हमको याद रखना होगा ट्रांस वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है सिस वाले से, क्योंकि उनके अंदर रिपल्शन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सिस वाले से। देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी यही फंडा आएगा कि ट्रांस वाले में ज्यादा होगा और सिस वाले में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ मैं आपको कि अल्कीन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो सिंपल बेसिक सा रूल है, मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी वजह से आप यहाँ डिसीजन नहीं बना पाएंगे तो यहाँ जाए, किसी वजह से यहाँ डिसीजन नहीं बना पाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हमको आती ही है चेक करने के लिए। और सपोज किसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नहीं देख सकते, जैसे ये ब्यूट-2 का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। पर ब्यूट-2 इनके अंदर और दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, एक जो होगा ट्रांस आइसोमर होगा और एक जो होगा सिस आइसोमर्स होगा। अब इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो यहाँ स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है स्टेबिलिटी का वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, वो है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमको कहां से पता चलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से पता चलता है। तो हमें पता चला कि ट्रांस वाला है वो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज्ड है और उनके बीच में रिपल्शन फैक्टर बहुत कम रहा होगा। सिस वाला जो है ये भी स्टेबल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फंडे से देखो तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में अरेंज्ड है, तो इनके अंदर जो रिपल्शन फैक्टर है वो ट्रांस वाले से कम होगा, रिपल्शन फैक्टर जो है वो ट्रांस वाले से ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस वाले से ऑफकोर्स कम ही होगी। तो दैट इज व्हाई आई कैन से कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। नाउ लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अब ध्यान से सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के दौरान हम क्या करते हैं, हम अल्कीन एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, उस पर अलग अलग केमिकल का एक्शन करते हैं और देखते हैं कि उस अल्कीन को हम कौन से नए केमिकल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले रिएक्शन से। देखो फर्स्ट कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ रिएक्शन की, उसके अंदर हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे बट कैटेगरी सेम रही होगी। जैसे कि पहला रिएक्शन मैं आपसे कहता हूँ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ पर मैं हल्के से आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे करके रिएक्शन में जाएंगे। देखिए अल्कीन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यूं इस तरह से 4 बॉन्ड रहे होंगे, ठीक है। अब याद रखिए जब भी हम अल्कीन या अल्काइन लेंगे जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक होता है, और आपको पता है अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट होंगे। देखो यहाँ पर करेक्ट, सपोज इसके अंदर मैं एक रिएजेंट डालता हूँ A बॉन्डेड टू A, ऐसा कोई रिएजेंट मैंने ऐड किया है, ठीक है। A और A के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट। तो देखो अब क्या होगा, कार्बन सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। आपको ये सारे फंडे पता ही होंगे, होमोलिटिक फिजन ऐसा कुछ किया है हमने। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, सही है। वही टाइम पे A और A का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो A अलग हो जाएगा, ये A अलग हो जाएगा। नाउ एक A ये नए बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और दूसरा A इस नए बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है जहां पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन और कार्बन के बीच का, जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के पास में 2 नई वैलेंसीज आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और सामने वाला जो रिएजेंट हम ऐड करते हैं अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, वो रिएजेंट भी अपने आप को इसी तरह से यहाँ पर ऐड करता है। तो ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से इसमें समा जाएगा और यहाँ पर और कोई भी साइड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे रिएक्शंस को ही तो हमने क्या कहा था, एडिशन रिएक्शन कहा था। याद कीजिए अल्कीन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन गैस डालते हैं H2 मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने अल्केन्स के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन किया था बाय रिडक्शन, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन था वो। तो वहां पर भी हमने यही तो किया था कि अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन गैस डाला था, रैनी निकल प्लैटिनम पलेडियम कैटलिस्ट यूज किए थे, और इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करते हुए हमने अल्केन बनाया था, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो था वो एडिशन रिएक्शन का कैटेगरी था।
और यहाँ पर भी हम सब के सब जो रिएक्शन करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन। अब सर एडिशन रिएक्शन तो हमको समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे और उसके अक्रॉस कुछ ऐड होगा, इसे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये जो सिमेट्रिकल रिएजेंट है इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया। देखो रिएजेंट क्या होता है, ये आपका सबस्ट्रेट है, तो इस पर जिस केमिकल का एक्शन करोगे वो आपका क्या हो जाना है, रिएजेंट हो जाना है। तो अब जो रिएजेंट है वो सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या है कि रिएजेंट के अंदर सेम एटम्स होंगे। मतलब क्या, अगर आप रिएजेंट को बीच में से ऐसा ब्रेक करोगे तो आपको दोनों तरफ सेम एटम्स दिखाई देंगे। तो ऐसे रिएजेंट को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट। तो सिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट, या फिर हम ऐसा कहेंगे हेलोजन बॉन्डेड टू हेलोजन, ये भी एक सिमेट्रिकल रिएजेंट हो गया। हाँ, लेकिन अगर किसी वजह से मैं कहूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो आप देखिए अगर आप इसको बीच में से ब्रेक करेंगे तो यहाँ आपको हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ आपको क्लोरीन मिलेगा, तो ये कोई सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं हुआ। अगर आप ब्रेक करेंगे और आपको दोनों तरफ सेम एटम्स मिलेंगे, जैसे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट सेम एटम्स अक्रॉस द लाइन, करेक्ट ना। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट। तो ये सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो होमो एटॉमिक, होमो यानी सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स, सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके ऊपर आप थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। इसके अंदर आने वाला पहला रिएक्शन हम करते हैं, तो दिस इज रिएक्शन नंबर 1 अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम लिखता हूं मैं रिडक्शन, ठीक है, या फिर स्लैश करके मैं लिखता हूं हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, रिडक्शन मतलब ही हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, ऑफ अल्कीन। ऑफ कोर्स अल्कीन के ऊपर ही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं आपके सामने जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी किया हुआ है अल्केन चैप्टर में, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। देखिए अल्कीन क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड्स बन रहे होंगे। अब इसके अंदर हाइड्रोजनेशन करना है या रिडक्शन करना है, यानी मुझे ऐड करना होगा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यानी H2, ठीक है। हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस और अल्कीन को रिएक्ट करवाने के लिए जो कैटलिस्ट हमें लगता है वो क्या होता है, या तो आप प्लेटिनम यूज कर सकते हैं या तो पैलेडियम यूज कर सकते हैं। ये जब यूज करेंगे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। और एल्स व्हाट वी कैन यूज इज वी कैन यूज रैनी निकल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी, रैनी निकल। और यहाँ पर हमको क्या लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है और हाई प्रेशर लगता है। आपको एग्जाम में HT और HP नहीं लिखना है, मेरे पास यहाँ जगह की कमी है इसलिए मैं HT HP लिख रहा हूँ। आप प्लीज एग्जाम में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ऐसा मेंशन करिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन है, तो इसको जो मैं इलेबोरेट करके लिखता हूँ कि 2 हाइड्रोजन जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, H बॉन्डेड टू H। तो ये जो हाइड्रोजन है उसने अपने आप को इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करना है। ये जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सही बात है। तो क्या होगा बताओ, कार्बन टू कार्बन जो पाई बॉन्ड है सिर्फ वो ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ के 2 सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, यहाँ के 2 सिग्मा बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होने की वजह से नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोजन से होगा, यहाँ पर भी जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी हाइड्रोजन से होगा। तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई अल्कीन मॉलिक्यूल है तो उसका अगर आप रिडक्शन करेंगे या हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्केन। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। मैं कहूं इस रिएक्शन का नाम सेबेटियर सैंडरसन्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन रिपीट हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको एग्जांपल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको होमवर्क देता हूँ कि चलिए ये एग्जांपल है और ये रिएक्शन से जरा इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपसे कहता हूँ कि लेट अस से एग्जाम्पल नंबर 1 कि कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन। ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि प्रोपीन है तो उसको प्रोपेन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं कि मान लो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन बोला है आपको, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 तो पहले आप 2 मिथाइल ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर बनाइए, उसके ऊपर हाइड्रोजन का एक्शन करिए तो क्या बनेगा, ऐसा ये सवाल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में मैं आपसे कह देता हूं कि रिडक्शन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 यील्ड्स व्हाट, है ना। इसका मतलब क्या कि जब आप रिडक्शन रिएक्शन करोगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 का तो क्या मिलेगा, यील्ड्स व्हाट का मतलब होता है क्या मिलेगा। तो आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर हाइड्रोजनेशन करना है मतलब रिडक्शन करना है, और फिर देखना है कि क्या कंपाउंड बनता है। सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नीचे जहां जहां पॉसिबल है उनका कॉमन नेम लिखिए, नहीं तो कम से कम IUPAC नेम तो हर एक मॉलिक्यूल का आपने लिखना ही चाहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन समझ गया होगा आसानी से, और ये 3 रिएक्शन आप अच्छी तरह से अभी के अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले अगला रिएक्शन जो इसी कैटेगरी का है, दैट इज रिएक्शन नंबर 2। ध्यान से सुनिए, उसे मैं कहता हूं हैलोजिनेशन, ठीक है।
तो बताइए मुझे हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है। ऑफ कोर्स हेलोजिनेशन का दूसरा मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हेलोजिनेशन क्या होगा बोलो, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, बहुत आसान ही रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए इसका भी हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि अगर मान लो मैंने आपसे कहा है कि कोई अल्कीन है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहा होगा और ये बॉन्ड्स रहे होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसके अक्रॉस मुझे ऐड करना है हेलोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करने तो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करना तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, X2। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं कि X2 जो है वो भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, X बॉन्डेड टू X। सही बात है, यहाँ पर मतलब Cl2 होगा यानी Cl होगा, Br हो सकता है, I2 हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर क्या यूज करना है बोलो, मुझे यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं यूज करना है, मुझे यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज करना है जिसका नाम है CCl4। ठीक है, तो CCl4 का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अल्केन में कहीं ना कहीं कोई तो रिएक्शन में प्रोड्यूस किया था। अगर आपको याद आ रहा है कि मैंने इसको कहाँ प्रोड्यूस किया था तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके कि कहाँ पर आपने ये CCl4 को देखा था, इसका नाम क्या है और उसका मैंने शायद वहां पर यूज भी बताया था और कौन से रिएक्शन में बताया था, ये आपको खास करके मेंशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितना याद है कितना नहीं। अगर नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए, पेज घुमाइए, आपने नोट्स बनाए ही होंगे तो उसमें देखिए। एनीवे अभी मैं बताता हूँ, CCl4 जो होता है उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जाता है। आप हल्का सा इसे हीट कर लेना पूरे मिक्सचर को। तो अब क्या होगा, देखिए एडिशन रिएक्शन है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और इसका जो हाइड्रोजन है ये वाला एक कार्बन की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स भी एज इट इज रहेंगे। सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इस एक्स के साथ होगा और यहाँ पर भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इस एक्स के साथ में होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद में यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों बाजू बाजू के कार्बन पर हेलोजन्स है। ऐसी कैटेगरी हमने कहीं देखी है कि पूरे कार्बन के चेन में अगर एग्जैक्टली बाजू बाजू वाले कार्बन पर हेलोजन है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, जी सही पहचाना आपने, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई गेस देखा होगा कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। तो विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से देखो हैलोजिनेशन करने पे अल्कीन्स का कन्वर्जन हो जाता है और वो बन जाते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक हल्का सा असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने विसिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस किया, राइट। अब जरा आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विसिनल डाइहैलाइड्स में ऐसा कुछ एक्शन करते हैं जिसकी वजह से हम अल्कीन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में कि विसिनल डाइहैलाइड्स को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि अल्कीन को विसिनल डाइहैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको दोनों ही रिएक्शन बताया, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, देन आई हैव आल्सो टॉट यू द बैकवर्ड रिएक्शन। तो असाइनमेंट ये है कि आपको जरा फ्रेश पेज पर लिख के बताना है कि विसिनल डाइहैलाइड्स को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्या ऐड करना चाहिए, कौन से टाइप का रिएक्शन है, और एक आध दो एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो खैर वो आप कर लेना होमवर्क में। ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। तो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि बोलो भाई एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, मान लो मैंने कोई कह दिया इथीन के ऊपर कर लो, चलो इजी रिएक्शन लेते हैं जरा। तो चलिए इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2, इसका नाम है इथीन। ठीक है, ये उसका IUPAC में इथाइलिन अगर मैं कहूं तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर मैंने किसका एक्शन कर लिया, क्लोरीन का एक्शन कर लिया। मुझे पता है कि हैलोजिनेशन करते वक्त हमें जो कैटलिस्ट नहीं लगता है यहाँ पर हमें लगता है सॉल्वेंट जिसका नाम है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मैंने कर दिया इसको हीट। तो अब क्या होगा, दो में से एक क्लोरीन विल ऑक्यूपाई दिस कार्बन का पोजीशन एंड दूसरा क्लोरीन विल ऑक्यूपाई दिस कार्बन का पोजीशन। तो अब क्या होगा, CH2 तो एज इट इज ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड जनरेट होगा उस पर क्लोरीन आएगा और यहाँ भी जो बॉन्ड जनरेट होगा उस पर क्लोरीन आएगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम ध्यान से देखें और कॉमन नेम लिखने की कोशिश करें तो इसको कहेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा इसे, इथिलीन डाइक्लोराइड। हाँ, लेकिन अगर आपको ये नाम नहीं याद आता और आप IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को 1 2 आने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए होमवर्क में 2-3 रिएक्शन आप और कर लीजिए, जैसे कैसा एग्जाम में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है इसको सॉल्व के एक्शन ऑफ Br2 यानी ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। अरे बच्चों ऐसा नहीं है कि Cl2 यूज किया इसलिए CCl4 यूज किया, Br2 यूज करेंगे तो CBr4 यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी हेलोजन यूज कर लो, यही सॉल्वेंट यूज करना है CCl4। ठीक है, CCl4 का कोई रोल नहीं है इसमें, बस ये एक सॉल्वेंट एक मीडियम की तरह रिएक्शन करवाता है। ठीक है, इसका कोई केमिकल एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना एक्शन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ही बोलेंगे क्योंकि वो सॉल्वेंट है, इसका कोई एक्शन नहीं। आपको एक्शन किसका करना है? Br2 का ही करना है। ठीक है, ऑन let us say I have given you 3-methyl pent 1 ठीक है, इसके ऊपर कर देना। तो क्या बनता है जरा उसका IUPAC नेम लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं देना चाहता हूं आपको एक्शन ऑफ let us say I2 iodine molecule on propene, क्या बनेगा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं जो सेकंड कैटेगरी में आता है। वो कैटेगरी का नाम सुन लेते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है? एडिशन ऑफ, मतलब ये भी एक एडिशन रिएक्शन ही है, सिंपल सा आसान सा रिएक्शन होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और उसके ऊपर कुछ ऐड करना है, इतनी बातें हमको पता चल रही है यहाँ से। तो देखिए इसमें होगा एडिशन ऑफ, इस बार हम लिखेंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अनसिमेट्रिकल एजेंट मतलब कैसा हो गया। मान लो HCl हो गया, ये एक अनसिमेट्रिकल, बिकॉज आफ्टर यू ब्रेक दिस बॉन्ड यू आर नॉट गेटिंग सेम एटम, इट इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आई कैन से। या फिर हम H2SO4 का बात करें, ये भी एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। या फिर हम B2H6 का बात करें, ये भी एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये सारे एजेंट्स का अगर एक्शन करते हैं तो ये हेटेरोएटॉमिक होने की वजह से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स है। और ऐसे रिएजेंट्स का अल्कीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एडिशन रिएक्शन के दौरान, यही हमको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक हल्के से रिएक्शन से जिसको हम कहते हैं HX या फिर हेलो एसिड। तो ध्यान से सुनिए, इस कैटेगरी के अंदर मैं पहला रिएक्शन आपको सिखा रहा हूं, दैट इज एडिशन ऑफ HX। ठीक है, HX का मतलब क्या हो सकता है? या तो ये HF हो सकता है, या तो ये HCl हो सकता है, या तो ये HBr हो सकता है, और या तो ये HI हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हेलो एसिड हो सकता है। कोई भी हेलोजन कंटेनिंग एसिड जो होता है उसका एक्शन हमको करना है, विच इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। किस पर करना है हमको? अल्कीन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा कि हम लोग ऐसा एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड लेते हैं कुछ इस तरह से, सही। इसमें हम लोग एक्शन करते हैं किसका? H बॉन्डेड टू X का। ठीक है, अब खास बात यह है कि यहाँ पर हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है। बस इन दोनों को ऐड करो, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब क्या होता है देखिए, ऑफ कोर्स सिमिलरली ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो लेट अस ब्रेक दैट पाई बॉन्ड, मेक ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स एज इट इज। सही बात है, इसका भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा उस टाइम। तो अब क्या हो सकता है कि मान लेते हैं ऐसा होगा कि अपना जो हाइड्रोजन है, करेक्ट, वो हाइड्रोजन यहां से निकल करके इस कार्बन पर जाए, और जो हेलोजन है वो यहां इस कार्बन पर जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि देख लेते हैं, हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आ रहा है कुछ यूं इस तरह से, है ना, और जो हेलोजन है वो यहां पर आ रहा है कुछ यूं इस तरह से। सही बात है, ऑलराइट। बट ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि जो हाइड्रोजन है वो यहां ना जा करके यहां जाए, करेक्ट, और ऐसा भी तो हो सकता था कि हाइड्रोजन जो है वो यहां ना जा करके यहां जाए। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो व्हाट वुड वी हैव गॉट दैट टाइम? तो क्या होगा, बोलो कार्बन कार्बन सिग्नल बॉन्ड रहा होगा, ऐसा ऐसा रहा होगा। अब देखो जो हाइड्रोजन है अगर वो यहां जाता तो हाइड्रोजन आपको इस पोजीशन पर मिलता, ठीक है, और ऑफकोर्स हाइड्रोजन आपको इस पोजीशन पर मिलता। तो जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हो ना, तो कौन सा एटम कौन से कार्बन से अटैच होता है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये कंपाउंड है और अलग अलग पोजीशन पर अपना एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, पोजीशन को अलग अलग एटम पर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स जनरेट होने की कैटेगरी हो सकती है। मतलब मान लो अगर इसका नंबरिंग करेंगे और ये नंबरिंग के हिसाब से हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, और सपोज यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और मान लेते हैं कि किसी लॉन्ग चेन कार्बन की वजह से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है उसका पोजीशन सेकंड आ रहा है, तो एक नहीं बल्कि दो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दो कंपाउंड हमेशा हर कंपाउंड में बनते ही रहेंगे,
मैं ऐसा कहता हूं कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होगा उस पर आप जो हैलो एसिड का एक्शन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर 2 कंपाउंड अगर बनेंगे तो हमको दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ये एक समझने की बात है, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जब तक हम इस पे एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल के कैटेगरीज नहीं देखेंगे, तब तक हमको नहीं समझेगा कि कब क्या बनता है। तो ये समझने की बात है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, सिंगल बॉन्ड बनाओ, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे कार्बन पर हेलोजन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा जिसके वजह से 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ हेलोजन पोजीशन, देखो हेलोजन की पोजीशन यहाँ है और यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ है, तो पोजीशन में डिफरेंस आने की संभावना है। तो अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग रिएक्शन पर सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं ऐसा कहूंगा कि एडिशन ऑफ HX जब हम करते हैं, चाहे वो कोई भी HX हो, तो उसको हम एडिशन ऑफ हेलो एसिड कहते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं कि एक्शन ऑफ HCl ऑन इथीन। तो चलिए भैया इथीन कैसा दिखाई देता है, हम जरा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2, ये ऐसा दिखाई देता है इथीन। इस पर किसका एक्शन कर दिया बेटा, हमने HCl का एक्शन किया। तो HCl कैसा दिखता है, H बॉन्डेड टू Cl, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई कैटलिस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है, हमको डायरेक्ट इसको इसमें ऐड करना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो CH2 सिग्मा बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ ब्रेक बॉन्ड बनेगा। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, ये हमको पता है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन पर जाए और उस समय क्लोरीन को ये पोजीशन ऑक्यूपाई करनी पड़े। तो क्या होगा बताओ, यहाँ को क्लोरीन आएगा और यहाँ को हाइड्रोजन आएगा इस तरह से। तो देखो CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो इसको अलग से लिखने से अच्छा मैं इसको डायरेक्टली CH3 ही लिख सकता हूँ ना, सो दैट मेरा कंपाउंड थोड़ा अच्छा दिखाई दे। आप चाहे तो H भी लिख सकते हैं, ऐसा ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बट CH2 के ऊपर एक H आएगा तो उसे CH3 कहते हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और मान लो ऐसा अगर हुआ होता कि अगर जो क्लोरीन है वो इस पोजीशन पर ऑक्यूपाई हो जाए, तो हाइड्रोजन को जबरदस्ती इस पोजीशन पर ऑक्यूपाई होना पड़ता। तो उस वजह से प्रोडक्ट क्या बनता कि मान लो यहाँ पर जो है CH2, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा तो वो हो जाएगा CH3, सिग्मा बॉन्ड का एज इट इज रहेगा। और इस वाले CH2 के ऊपर अगर क्लोरीन आ जाए तो ये वाला CH2 के ऊपर यूं इस तरह से क्लोरीन आ जाए, तो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज होने की मिलेगी, ठीक है। पर आप अगर ध्यान से देखें तो अगर ये यहाँ जाए या यहाँ जाए, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए 2 अलग अलग कंपाउंड नहीं बन रहे बेटा, ये एक ही कंपाउंड है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर आप इसका IUPAC लिखेंगे तो क्या आएगा 1 क्लोरो इथेन, ऑफकोर्स ना सिंगल यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 क्लोरो इथेन। और सिमिलरली यहाँ से कहेंगे नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये भी कंपाउंड क्या बोलो बेटा 1 क्लोरो इथेन। तो देखिए अगर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट उठा करके अल्कीन में ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग कंपाउंड नहीं मिल रहे, एक ही कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। बस आपको दिख अलग अलग रहा है क्योंकि आपने लिखा उस तरह से, बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो नेचर दोनों का सेम है, क्योंकि IUPAC नेम सेम है तो कंपाउंड को सेम होना जरूरी है, यस और नो। तो यहाँ पर इस तरह से ये बन रहा होगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम अगला एक्शन करते हैं, एक्शन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन। तो अब यहाँ क्या होता है, चलो प्रोपीन का जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपीन क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्डेड टू CH2, ठीक है। अब इसके ऊपर किसका एक्शन करने बोला है, H बॉन्डेड टू Br का एक्शन करने बोला है। तो चलिए कर देते, कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो देखो HBr को हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अभी अक्रॉस कहाँ ऐड होगा, इन दोनों डबल बॉन्ड का अक्रॉस ऐड होगा। ये CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज रहा होगा, ये CH और ये CH2 के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो एज इट इज रहा होगा, और इनका सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्ड यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन अगर इस पोजीशन पर जाता है तो ब्रोमीन को जबरदस्ती ये पोजीशन ऑक्यूपाई करनी पड़ती, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर ब्रोमीन इस पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ ब्रोमीन, और अगर हाइड्रोजन इस पोजीशन पर आएगा तो CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन आने के बाद में मैं इसे डायरेक्ट CH3 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा CH3, तो एक कंपाउंड ये बनने की संभावना है। अगर सपोज लेट अस जस्ट सपोज कि जो हाइड्रोजन है वो अगर इस पोजीशन पर जाता तो ब्रोमीन को इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना पड़ता कि नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 दिस विल बिकम CH के ऊपर हाइड्रोजन आएगा तो इट विल बिकम CH2, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और CH2 के ऊपर इस वक्त ब्रोमीन आ रहा होगा। तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ बन रहा होगा, चेक करिए, है ना। तो जरा बताइए यहाँ पर 2 कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग है, क्या आंसर है बताइए। आप ध्यान से देख के बताइए, अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन,
सही बात है, करेक्ट। और अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे स्टार्ट नंबरिंग तो आपको पता चलेगा ये होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो आप बताइए मुझे बच्चा कि ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है और 1 ब्रोमोप्रोपेन है, दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर से 2 अलग अलग कंपाउंड हमको यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अनसिमेट्रिकल का एक्शन कर रहे हैं अल्कीन के पर तो आपको 2 अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं, बट वहीं ऊपर वाला एग्जाम्पल में जब अनसिमेट्रिकल का एक्शन कर रहे हैं तो आपको दोनों कंपाउंड सेम मिल रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमको सेम ही कंपाउंड्स मिलेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे? सीधी सी बात है, आप रिएक्शन करोगे, आप जब कंपाउंड्स बनाओगे उनका आप नाम लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट सर और कोई टेक्निक है क्या? देखो ध्यान से सुनो, ये सिमेट्रिकल कैसा है, आई मीन ये रिएजेंट कैसा है, तो आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल है। जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं कि नहीं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं कि ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। सिमिलरली आप अल्कीन में भी तो देख सकते थे, देखो अल्कीन के अंदर आप इसको ऐसा ब्रेक कर दो, ब्रेक करो मतलब ऐसा सिर्फ हाथ रखो और समझो, तोड़ना नहीं है बॉन्ड्स को, सिर्फ समझना है कि यहाँ पर हमने ऐसा ब्रेक किया। तो आप देखो इस चौक के दोनों साइड देखिए, CH2 और CH2 क्या दोनों सेम है? हाँ, तो आप कहेंगे ये जो अल्कीन है वो दिखने में कैसा है, सिमेट्रिकल। HCl में देखो दिखने में कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो जब आप अनसिमेट्रिकल को उठा के सिमेट्रिकल में डालते हो तो आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है। सुनिए ध्यान से, जब आप अनसिमेट्रिकल को उठा के किस में डालते हो, सिमेट्रिकल में डालते हो, तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। कितना प्रोडक्ट मिलता है बेटा? एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यहां देखते हैं HBr, ऑफ कोर्स अनसिमेट्रिकल है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। चलो इसमें देखते हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसा चौक रखा है हमने। अब डबल बॉन्ड के इस तरफ देखो क्या है, CH3 और इस तरफ देखो क्या है, CH2। क्या दोनों पार्ट से सेम है क्या? नहीं। अगर दोनों पार्ट से सेम नहीं है तो आपने क्या कहना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। तो जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हो तब आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब अगर अनसिमेट्रिकल है अल्कीन और उसमें आप अनसिमेट्रिकल डालोगे रिएजेंट तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ में आया? ये भी अनसिमेट्रिकल हो और ये भी अनसिमेट्रिकल हो तो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिकल हो जाएगा ना तो आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको मैं अच्छी तरह से समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ये बढ़िया बात यहां तक हम सीख पा रहे हैं। एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे देना चाहता हूं कि देखो जब हमने ये रिएक्शन किया, ठीक है, आपने यहाँ कितने प्रोडक्ट बना लिए, 2। यहाँ कार्बन की चेन कितनी है, 2, और यहाँ कार्बन की चेन कितनी है, 1। तो इसका आगे आपको 2 लिख के बैलेंस करना चाहिए कि नहीं? यहाँ देखो 1 क्लोरीन है, यहाँ कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन। तो टोटल क्लोरीन ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 2, आपकी टोटल क्लोरीन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज ओनली 1। तो आपको यहाँ बैलेंस करना चाहिए 2 लिख करके। तो ये बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ कार्बन चेन 1 बार है और आपके पास कार्बन चेन 2 बार है, तो यू मस्ट राइट 2 हियर। सही बात है। यहाँ ब्रोमीन देखो 2 बार है और आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल सिर्फ HBr में वो भी 1 ही बार है, तो यू मस्ट राइट 2 हियर, देन ओनली द रिएक्शन विल गेट बैलेंस, राइट। तो बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इजी, यू हैव जस्ट टू राइट 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ what important is, if you are getting only one product, I can say the product will be 100%, right? If you are only getting one product, the product will be 100%. But now if you are getting 2 different products, तो ऐसा नहीं होता है कि 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। It is not like that. ये 50% बनेगा और ये 50% बनेगा, आधा आधा इक्वल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट मतलब जो ज्यादा बनता है और माइनर प्रोडक्ट जो थोड़ा सा कम बनता है। तो अगर हम ऐसा जस्ट एक रफ आइडिया लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि 80% ये बनता है और 20% ये बनता है। सर 50-50 बनना चाहिए ना, दोनों 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 50% ये बनना चाहिए, 50% ये बनना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही, आपको ऐसा लगता है कि 50-50 बनना चाहिए, पर जब रियल लाइफ में रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उनका जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमको समझता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है और भाई ये तो बहुत कम बन रहा है। अब इसका रीजन क्या होगा कि ये ज्यादा बन रहा है और ये कम बन रहा है? इसका रीजन ये है कि आपको इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा और उस मैकेनिज्म को देखने के बाद एक्चुअली कंसेप्ट लगाकर आप बता पा रहे होंगे कि क्यों ये कंपाउंड ज्यादा बनता है और क्यों ये कंपाउंड कम बनता है, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट डिस्कस्ड, तो मुझे भी सिलेबस को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है सिलेबस सिखाने के लिए, तो इसलिए मैं भी इसका मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। हाउएवर मैं आपको थोड़ा हल्का हल्का इंसाइट दे देता हूँ कि कैसे पता चलता है। देखिए, जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे
तो ऐसा जस्ट समझिए, देखो मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। बाकी असलियत जाननी है तो आपको मैकेनिज्म खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन वेरी लाइट बेसिस, ठीक है। तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना है इसको, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए, अगर आप कार्बन और ब्रोमीन को देखें तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस रहा होगा, सही बात है। अब ये जो है वो हल्का सा डेल्टा नेगेटिव रहा होगा और कार्बन जो है अपना हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा। ये चीज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बातें पता होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ देखो, ये जो ब्रोमीन है डेल्टा नेगेटिव रहा होगा और ये जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा, सही बात। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जब रिएक्शन हो रहा होगा तब ये कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन होकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहा है और फिर बॉन्ड बनने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, ऐसा हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसके पॉजिटिव 1 होगा और ये इस पे -1 होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैक करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में बॉन्ड बन गया। उसके बाद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है जिसकी वजह से बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हो गई है। ऐसा हम समझ पा रहे हैं, हल्का हल्का आप समझिए इस बात को, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, अगर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो बीच में रिएक्शन के दौरान कहीं पर हल्के से समय के लिए जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखिए CH3 CH पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 यहाँ पर, तो इसके आसपास जो Br- होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कंपाउंड, दिस इंटरमीडिएट वुड हैव बीन फॉर्म्ड, सही बात है। और जब ये प्रोडक्ट बनने की बारी आई होगी तब कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 CH2 विद पॉजिटिव चार्ज, ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जिस पर ब्रोमीन अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो इंटरमीडिएट हमको इस रिएक्शन के दौरान मिल रहा है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। बताइए सबसे पहले ये जो है वो कार्बोकेटायन है कि नहीं, तो आप कहेंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इसे क्या कहना चाहिए, कार्बोकेटायन। और हम तो जानते हैं ना बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता की जा सकती है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता की जा सकती है। तो आप चाहे इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लो, आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बोकेटायन है वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये जो कार्बोकेटायन है एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम 14 चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इस वक्त हमारा कंपैरिजन कौन से कार्बोकेटायन के बीच में है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो आप देखिए ये जो है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये जो है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन का एग्जिस्टेंस है। तो इन दोनों के अंदर बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री कम स्टेबल है। तो 2 डिग्री वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा फॉर्म होगा, इसलिए ये कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट बनता है। और ये कम स्टेबल होने की वजह से कम फॉर्म होगा, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये इसका असली कंसेप्ट है। पर सर फिर भी हमको समझा नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली अगर समझना है सब चीजों को तो आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। बट आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ फॉर नॉट शोइंग द मैकेनिज्म बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। तो दैट इज वाई आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। चलिए अब इसको थोड़ा और आसान किया जा सकता है अगर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को याद रखें। अब वो स्टेटमेंट दिया था एक साइंटिस्ट ने, तो वो साइंटिस्ट का अगर हम स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बिना मैकेनिज्म जाने, बिना कार्बोकेटायन जाने या बिना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जाने। तो चलिए देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए अब वो स्टेटमेंट क्या है, इट इज मार्कोनिकोव्स रूल ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल फॉर एडिशन रिएक्शन। अब ये रूल हमसे क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा, ये रूल समझते पहले। व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent, सुनिए ध्यान से, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, क्या लिखा गया है बोलो, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं है बट आप समझ सकते हैं ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को उठा के हम डालेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, द नेगेटिव, कौन सा पार्ट बोलो, नेगेटिव पार्ट किसका, रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उसका कौन सा पार्ट चाहिए बेटा, नेगेटिव पार्ट चाहिए, ठीक है। अटैचेस टू कार्बन एटम, जाके चिपक जाएगा कार्बन एटम से,
कोई भी कार्बन एटम से नहीं चिपकेगा, उसी कार्बन एटम से चिपकेगा अटैचेस टू कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये रूल कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को उठा के अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डालोगे तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो अपने सबस्ट्रेट के उस कार्बन पर जाकर चिपकेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है, जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। ठीक है, टू ऑब्टेन मेजर प्रोडक्ट, ऐसा रूल अप्लाई करने पे आपको जो सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है, उसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट, यानी वो ज्यादा बन रहा होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। एक्शन ऑफ HCl ऑन प्रोपीन। तो चलिए, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने बना दिया बहुत अच्छी तरह से प्रोपीन। इसके ऊपर किसका एक्शन कर दिया भैया? HCl का एक्शन कर दिया। तो सबसे पहले देखिए, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए। HCl एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, हाँ, क्योंकि H अलग और Cl अलग है। ठीक है, इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब जो अल्कीन है वो भी कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखिए, डबल बॉन्ड के ऊपर चौक रखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस तरफ CH2 है और इस तरफ CH3 है, तो दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहा है। अलग दिख रहा है बोले तो एक दूसरे से सेम नहीं है, मतलब क्या हो गया? इसको बोले अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया ये। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालोगे तब जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, रिएजेंट कौन है? HCl, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl, और H क्या है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव पार्ट है कि नहीं? तो H इज डेल्टा पॉजिटिव पार्ट एंड क्लोरीन इज डेल्टा नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैचेस टू कार्बन एटम। अभी देखो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, रिएक्शन कौन से कार्बन पर होने वाला है? जिनके पास फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो साइट ऑफ एक्शन है। क्या रिएक्शन कभी भी इस कार्बन पर होने वाला है? नहीं, रिएक्शन सिर्फ उसी कार्बन पर होने वाला है जहां पर डबल बॉन्ड है, मतलब सिर्फ इन दोनों कार्बन के ऊपर रिएक्शन होने वाला है, इसको कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। तो इन दोनों कार्बन में से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। देखिए, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये यहां जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन को यहीं पर जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे जो आंसर मिलेगा, ऐसा करने पे जो आंसर मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए आंसर को लिखिए, CH3 एज इट इज, उसको कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिंगल बॉन्ड। CH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ CH2 का CH2 रहेगा। तो इस कार्बन पर कौन अटैच होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द रूल क्लोरीन अटैच होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो गया। और इस कार्बन पर हाइड्रोजन, तो CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या बन जाएगा? CH3। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो है ना कंपाउंड बनाना, ये अपना मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब जानते हो, ये ज्यादा बनेगा तो जो कम बनेगा उसका भी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो ड्रॉ कैसे करेंगे? इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट को इधर जाना चाहिए। तो एक काम करो, आप नेगेटिव पार्ट को इधर भेजो और हाइड्रोजन को इधर भेजो, मतलब डोंट फॉलो दिस रूल, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा कंपाउंड मिलेगा। देखो, जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं, और जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वो एक माइनर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? माइनर प्रोडक्ट है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ज्यादा बनेगा और ये हमारे पास कम बनेगा। अब बाद में इसका IUPAC नहीं लिख सकते, दिस इज गोइंग टू बी 2-chloropropan, ठीक है, और दिस इज गोइंग टू बी 1-chloro। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो बोर्ड पर, कैमरा एडजस्टमेंट थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इस तरह से। तो एनीवे आपको नहीं दिख रहा है नाम, बड़ा आप लिख सकते हैं ना, 1-chloropropan IUPAC नेम है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो याद ये रखना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में अनसिमेट्रिकल अल्कीन को डालोगे तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ज्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसके लिए हमको मैकेनिज्म और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। पर सपोज अगर हमको नहीं पता है तो हमको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहता है? मार्कोनी के रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उठाकर वहां अटैच कर दो जहां हाइड्रोजन एटम कम है। तो ऐसा करने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर, और ऐसा नहीं करने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर। सिंपल सी बात है, बिना मैकेनिज्म खोले, बिना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फंडे लगाए हम लोग डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। चलो अप्लाई करते हैं इस पर। कि देखो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 आई मीन CH3 ये दिया है आपको ब्यूट 2इन। इस ब्यूट 2इन पर एक्शन करने बोला है HI का। ध्यान से सुनिए, ये जो HI है क्या एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है? मैं कहूंगा हाँ। क्या ये कंपाउंड एक अनसिमेट्रिकल ब्यूटीन है? नहीं। देखो, अगर आप यहाँ रखोगे तो दोनों तरफ आपको इक्वल पार्ट्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिकल है। और ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है।
जब ये रूल अप्लाई करना होगा तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ कोई रूल अप्लाई होगा क्या, नहीं अप्लाई होगा। तो आप चाहे कुछ भी कर लो आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। चलो एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो H है, मान लो ये दोनों कार्बन पर ही रिएक्शन होने वाला है, इस पर तो होने नहीं वाला है। तो H है मान लो इस कार्बन पर गया और I है मान लो इस कार्बन पर गया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा? बोलिए, चेक करके बताइए सही है कि नहीं। चलो इसका आईयूपीएसी लिखेंगे तो हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, सही बात है। सपोज अगर इसका उल्टा किया जाए कि H जो है उसको यहाँ भेजा जाए और I जो है उसको यहाँ भेजा जाए, तो क्या बनेगा? देखो स्ट्रक्चर CH3 CH2 CHI CH3 ऐसा कुछ बनेगा। तो आप चेक कीजिए, इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो फिर से 2 आयोडो ब्यूटेन ही आएगा। मतलब दोनों कंपाउंड्स कैसे होंगे? सेम, मतलब दो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बन रहा है? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, पर आपने दो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है तो आपको इधर भी बैलेंसिंग करनी चाहिए कि नहीं? ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपने बैलेंसिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का फंडा जरा आप याद रखिएगा। अब यहाँ क्या होगा, देखो इसमें अप्लाई करते हैं। ये क्या दिया है मैंने? ब्यूट 1 दिया है, ब्यूट 1E। इसके ऊपर कर सकते हैं क्या HBr का एक्शन? कर तो सकते हैं, पर देखिए आंसर क्या होगा? H और Br एक अनसिमेट्रिकल है, हाँ। इसके डबल बॉन्ड पर ऐसा रखिए तो देखो दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप दिखाई देंगे कि नहीं? इस तरफ CH3 CH2 CH और इस तरफ सिर्फ CH2 है, तो ये अल्कीन कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के सामने अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन रखोगे तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, यही ढूंढना है। तो रूल अप्लाई करो कि डबल बॉन्ड के ऊपर ही तो रिएक्शन होने वाला है। आपको ऐसा स्क्वायर नहीं करके आना है एग्जाम में डबल बॉन्ड को, ये तो मैं आपको समझे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना कॉमन सेंस तो रखेंगे आप। अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में यही दो कार्बन पर रिएक्शन होने वाला है, इनको कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट पकड़िए, यानी Br डेल्टा नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, और हाइड्रोजन क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट जो है उसको अटैच करिए उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ कितना हाइड्रोजन है बेटा? एक ही हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन को यहाँ अटैक करा दो और हाइड्रोजन को यहाँ अटैक करा दो और प्रोडक्ट बना लो। क्या होगा? CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा। इस वाले CH पर कौन आया? ब्रोमीन आया, तो चलो ब्रोमीन लिख दिया। और इस वाले CH2 के ऊपर एक H आने की वजह से क्या हो जाएगा? CH3। तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन आईयूपीएसी में, सही बात है। चलो अब इस रूल को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होगा कि ब्रोमीन यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो सही बात है कि नहीं? जिसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन, कुछ इस तरह से आईयूपीएसी नेम आ जाएगा उसका, सही बात है। अब बताओ दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये रूल को फॉलो कर रहा है तो मुझे इसके यहाँ लिखना चाहिए कैपिटल M, मतलब मेजर प्रोडक्ट। आप पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, पूरा स्पेलिंग लिखना चाहिए एक्चुअली, तो कैपिटल M यानी मेजर प्रोडक्ट। और ये जो है वो कम बनेगा बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द मार्कोनिक रूल, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमको पहचानना है कि कहाँ पर मेजर माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। और उनका आईयूपीएसी ने कॉमन लिख के मेंशन भी किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड समझ में आया होगा कि किस तरह से किया जाता है, मार्कोनिक रूल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसी को आप अच्छी तरह से नोट्स में लिखेंगे। और भी एग्जांपल्स मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा जिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 3 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। एक्शन ऑफ HCl ऑन 2-methyl प्रोपवानीन, एक्शन ऑफ HI ऑन 2-methyl ब्यूटुइन और एक्शन ऑफ HBr ऑन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। तो इन्हीं के ऊपर आप सबका एक्शन करके देखिएगा, अच्छी तरह से बताइएगा कि कहाँ मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। सभी रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स के नीचे जहां कहीं भी पॉसिबल है कॉमन नेम लिखिए, नहीं पॉसिबल है तो सबका आईयूपीएसी नेम तो आपको लिखना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके भी अंदर वाले डिटेल्स में जाएंगे, थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे और फिर अलग अलग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एक्शन भी हमको करना है ना। ये तो सिर्फ HX का एक्शन किया, वैसे इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक्शन करेंगे तो क्या होगा, B2H6 का एक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें हमको देखनी है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है। एक बार आपके दिमाग में फंडा कंसेप्ट बैठ गया तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस में आगे ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छी तरह से आज का लेक्चर देखेंगे, रिवाइज करेंगे। चाहिए तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, बुक में नोट्स बनाइए, एग्जांपल्स को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुझसे वेरीफाई करवाइए, तब जाके आपके मजबूत हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।